Hello dear students, welcome back to Ranker J channel. This is Gaurav from IIT कानपुर. So students, सेकेंड अटेम्प्ट को ध्यान में रख के हम लोगों ने अभी तक 2-3 चैप्टर्स छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उनके आए हुए क्वेश्चंस को एनालाइज करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो उस पर्टिकुलर चैप्टर्स की स्ट्रैटेजीज है उसको डिस्कस किया हम लोगों ने। और जो शॉर्टेस्ट वे है, शॉर्टेस्ट वे मतलब जो मिनिमम एफर्ट लगा के आपको इन चैप्टर को इंटरेस्टिंग बना के कैटेगराइज करके अपनी स्ट्रैटेजी बना के उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों ने बात किया था। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही यूजुअली स्टूडेंट्स के द्वारा इग्नोर किए जाते हैं, ठीक है, अंडर एस्टिमेट कर दिए जाते हैं कि ये चैप्टर्स तो छोटे छोटे हैं। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, ये सब पे ध्यान देते हैं, पर ये एक छोटी सी गलती है क्योंकि इन चैप्टर से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आए हैं। फ्रिक्वेंटली हर एग्जाम में इन 4 चैप्टर्स को मिला के, पिछले इसी शिफ्ट की बात कर लें अगर, 2022 के जेईई मेन फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लें अगर, तो उसमें हर चैप्टर, हर एग्जाम में, हर पेपर में 4 क्वेश्चंस जो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनमें से कंपलसरी आए हुए हैं। और वो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जैसा कि आज का चैप्टर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे कि जो अभी तक हमने छोटे छोटे चैप्टर्स बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा है, उनसे थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि अभी तक जो आप केमिकल्स वगैरह के बारे में बात करते रहे केमिस्ट्री पढ़ते टाइम कि ये केमिकल फिनॉल को हम लोग ट्रीट करेंगे इससे तो कुछ इस तरह से बेंजोइक एसिड मिलेगा या फिर ब्ला ब्ला, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी जो कि आपके डेली लाइफ में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है उसकी वजह से ओजोन होल बनता है। ओजोन होल में से यूवी लाइट्स जो कि सन से ट्रांसमिट होती है वो हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होती हैं या फिर हार्मफुल होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो ओजोन लेयर बनता कैसे है, वो किस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है या फिर उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप पहली बात तो एटमॉस्फेयर में देखेंगे। दूसरी चीज़ जो वाटर पॉल्यूशन है वो किस किस कारणों से होता है उसके बारे में देखेंगे आप। उनका जो है रोल देखेंगे कि किन किन वजह से होता है, इनका ओरिजिन क्या है वो चीज़ आप देखेंगे। फिर उसके बाद आती है सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, मिट्टी का जो प्रदूषण है उसके बारे में आप देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि किन किन वजह से ये सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली जो केमिकल्स हैं उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। इस वजह से ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसका नाम ही है एवरीडे लाइफ, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर भी बहुत ही उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर को कैसे बहुत ही कम समय में अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों को पॉल्यूशन मेनली पढ़ना है बेसिकली, तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तो 3 तरह के पॉल्यूशन होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब क्या करना है कि आप आगे बढ़ते हैं। हम लोग एटमॉस्फेयर, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है। वो भी 2 तरह के होते हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। पहला ये है ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की वजह से होता है। ट्रोपोस्फियर का आप लोग बहुत सारे स्फीयर्स पढ़े होंगे ना एटमॉस्फेयर में, कई सारे लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनमें से एक लेयर ये भी है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये है ट्रोपोस्फियर। और उसके जो उसमें पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो किन किन वजह से होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन्स, ठीक है। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ऑक्साइड ऑफ सल्फर की बात कर ले हम लोग तो बेसिकली कौन कौन से, सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड्स की वजह से ट्राईऑक्साइड बनते हैं और उसके बाद इसी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो एसिड रेन वगैरह में आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात कर ले हम लोग तो जो मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो NO होता है, NO2 होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स है, तो हाइड्रोकार्बन जो सॉल्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स होती हैं वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, हमने बात किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे चल के तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जिनको आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना जरूरी होता है। और ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, ये हर जगह सुनने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत बार सुनने को मिलता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट,
लोगों को इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। लोगों को लगता है एक ही चीज है, पर एक ही चीज नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है और आपको ये क्लियर डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बाकी नॉलेज के लिए आप प्लस माइनस किसी को बता रहे हैं तो थोड़ा 19-20 चलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा। उसके बाद एसिड रेन आती है। एसिड रेन आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पैराग्राफ में समझाया गया है। आप जितना एनसीईआरटी में दिया अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। फिर उसके बाद स्मोक, फॉग, और इन दोनों को मिलाकर जो टर्म बना है स्मॉग, ठीक है। और स्मॉग की कैटेगरी है क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। इनकी डिफिनेशंस और इनकी प्रॉपर्टीज, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है, कौन सा रिड्यूसिंग स्मॉग होता है, इससे डायरेक्टली फोटोकेमिकल स्मॉग से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोकेमिकल स्मॉग्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। 2 स्टेटमेंट करके था, वो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। फिर उसके बाद आगे बढ़े अगर, तो फिर जो दूसरा वाला एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का कैटेगरी है वो स्ट्रेटोस्फीयर की पॉल्यूशन, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन बोलते हैं। वो किन किन वजह से होता है तो आप देख सकते हैं इनमें बेसिकली हम लोग ओजोन से रिलेटेड पॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो मैं इनिशियली अभी डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि सबसे पहली चीज तो आपको फॉर्मेशन पता होगा कि कैसे ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ये रहा आपका O3, वो कैसे बना, और O2 गैस जो कि यूवी लाइट इरेडिएट हुई तो वो नेसेंट ऑक्सीजन जो इस तरह से एटॉमिक ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं या फिर नेसेंट एटम बोलते हैं। आपको हाइड्रोजन भी इस फॉर्म में देखने को मिलता है। तो नेसेंट ऑक्सीजन या फिर एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन करके आपका O3 का फॉर्मेशन करता है, ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है, आप देख सकते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बेसिकली इसको हम लोग CFCs बोलते हैं, ठीक है। CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कोई ऐसा कार्बन, ठीक है, कार्बन चेन जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही इन्वॉल्व हो। और बेसिकली हम लोग जो CFCs बोलते हैं तो इसी की बात करते हैं, CF2Cl2, ठीक है। वो जब यूवी लाइट इरेडिएट होती है तो वो Cl रेडिकल जनरेट करता है, जो Cl रेडिकल फर्दर ओजोन से रिएक्ट करके Cl ऑक्सीजन रेडिकल फॉर्मेशन करता है और O2 गैस, ठीक है। मतलब बेसिकली आपका क्या हुआ, O3 जो गैस मॉलिक्यूल था, ओजोन का जो मॉलिक्यूल था उसका ब्रेकडाउन हुआ और 2 कंस्टिट्यूएंट, जो O2 गैस जो पहले से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी उसमें ब्रेकडाउन हुआ, और क्या हुआ, और ये ClO रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ये ClO रेडिकल फिर से आपके नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फिर से Cl रेडिकल बनाएगा और O2 गैस, ठीक है। और ये Cl रेडिकल आपका फिर से कहीं किसी O3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके, मतलब धीरे धीरे ये O3 मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। जो अमाउंट होगी या फिर जो ऑकरेंस होगा वो O3 का कम होता जाएगा, वो इसकी वजह से, CFCs की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो वाटर पॉल्यूशन आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बस इतना सा ही था, वो जो छोटे छोटे टर्म्स थे उनका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो वाटर पॉल्यूशन बेसिकली 3 तरह से होता है, पैथोजेंस, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड केमिकल पॉल्यूटेंट्स। जो खासकर जो बहुत कॉमन है या फिर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं वाटर पॉल्यूशन में, वो आपके सामने इस टेबल में देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ जो है मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जो वाटर पॉल्यूशन करते हैं, उनका कुछ यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है, इनके बारे में आपको एक रफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़े अगर, तो हम लोग वाटर पॉल्यूशन में ही एक टर्म आता है BOD वैल्यू, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू। इसमें 2, मुझे जहां तक याद है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में, JEE मेन के शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कई अलग अलग शिफ्ट में 4 बार हमको डायरेक्टली BOD से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, कभी किसी और फॉर्म में, कभी किसी और लैंग्वेज में, लेकिन BOD वैल्यू उसमें इन्वॉल्व थी। उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वो क्या होता है कि जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें जो मिनरल्स या फिर मेटल्स, आयंस होते हैं, उनका एक मिनिमम या फिर मैक्सिमम कह लो, मिनिमम तो नहीं कहना चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम तो वो 0 रहे तो अच्छी बात है, मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉलरेट किया जा सकता है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, किसका, ड्रिंकिंग वाटर का। जैसे फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन
1 ppm से कम ही होना चाहिए, है ना। अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm से कम है, 1 पार्ट्स पर मिलियन से कम है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि भाई ये पानी पीने लायक है। उसी तरीके से लेड के लिए भी अगर बात करें तो 50 पार्ट्स पर बिलियन, मतलब आप समझ सकते हैं लेड कितना ज्यादा टॉक्सिक है। अगर आपके पानी में जो 50 ppb वैल्यू से, पार्ट्स पर बिलियन वैल्यू से अगर ज्यादा है, पार्ट्स पर बिलियन बहुत ही कम वैल्यू होती है जिसको आप मतलब इमेजिन नहीं कर पा रहे, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन ही, है ना, एक सिंगल पार्ट 1 मिलियन में, मतलब 10 लाख में एक पार्टिकल, तो वो हो गया पार्ट्स पर मिलियन। और आप पार्ट्स पर बिलियन की बात कर रहे हैं, 100 मिलियन और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो उसकी बात है। तो 50 पार्ट्स पर बिलियन अगर लेड की कंसंट्रेशन है तो मैं कह दूंगा, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम बोलेगा कि आपका पानी पीने लायक है, ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। उसी तरीके से सल्फेट के लिए और नाइट्रेट के लिए कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे कुछ मेटल्स के लिए भी उनका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, दिया हुआ है, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। तो जो सॉइल पोल्यूशन आता है नेक्स्ट और लास्ट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में सॉइल पोल्यूशन आता है यहाँ पे, जो कि क्रिएट होता है किससे, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, ठीक है। इन दोनों की वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। तो आपको बेसिकली इनके डेफिनेशंस, इनके केमिकल फॉर्मूला वगैरह स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, नाम याद रखना है, जिसको मैं बोला हूं कि एग्जांपल्स, ठीक है। इनके डेफिनेशंस पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, जर्मिसाइड्स या फिर बैक्टीरियोसाइड्स, इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको सब क्लासिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आपको मेनली 2 कैटेगरी है और उनके कुछ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। इस जो हर्बिसाइड्स है या फिर पेस्टिसाइड्स है, हाँ पेस्टिसाइड्स से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टिसाइड, ठीक है। तो इसका जवाब आपको एनसीईआरटी ही देगा बहुत इजीली। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन ही आता है बीओडी वैल्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बीओडी वैल्यू आप अगर सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बीओडी वैल्यू का बहुत मतलब कुछ है ही नहीं बीओडी वैल्यू, ठीक है। 3 तरह के वाटर होते हैं बीओडी वैल्यू। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली वो होता है कि जो वाटर पॉल्यूशन है, जो वाटर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं प्रेजेंट है, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए, उन बैक्टीरियाज को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोगों को, मतलब जैसे मान लो कि आपके पास एक वाटर का स्टोरेज है, उसमें कुछ पॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स पड़े हुए हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो अमाउंट चाहिए O2 का, ठीक है, O2 का जो अमाउंट चाहिए, इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए उसी को बीओडी वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, उनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो जितनी होगी, भाई अब जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, तो उसी के बेसिस पे बीओडी वैल्यू का, जो ऑक्सीजन की बीओडी वैल्यू है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए हुए हैं कि आपका पानी क्लीन है, क्लीनेस्ट है या फिर पॉल्यूटेड है। 3 कैटेगरी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि वाटर विद बीओडी वैल्यू ग्रेटर देन 70 इज हाईली पॉल्यूटेड, ठीक है, ये चीज है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ कि द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इंप्योरिटीज इज कॉल्ड बीओडी। अभी मैंने यही बोला था, ठीक है, जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए वही बीओडी वैल्यू होती है। अगर एनसीईआरटी की बात कर ले हम लोग, तो एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पे आपको फिगर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। और यहां देखो ये 17 ppm और मोर अगर है तो आपका पानी जो है पॉल्यूटेड है, हाईली पॉल्यूटेड है, यही तो वो स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। और बाकी चीज ये दूसरा वाला जो है वो डिफिनेशन है, बीओडी की डिफिनेशन है, ठीक बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है कि पोलर क्लाउड इन स्ट्रेटोस्फीयर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आप जो हमने 2 तरह के एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पढ़े थे उनमें ही एक पार्ट है। उसके जो रिएक्शंस अगर आप ध्यान से देखे होंगे, जहां से ये ओजोन होल का एक पैराग्राफ है पेज नंबर 413 पे, ठीक है, तो वहां से आपको ये चीजें क्लियर मिलेंगी। आपको ढेर सारे नहीं, कम से कम 4-5 इक्वेशन छोटे छोटे मिलेंगे
जिसमें 2 रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे, 2 प्रोडक्ट होंगे, उस तरह के छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, वहां आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे उठा के। तो अगला क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, मैंने बोला था कि क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग, उनकी प्रॉपर्टीज, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये सारी चीजें बस क्लियर हो तो आपको फोटोकेमिकल स्मॉग से रिलेटेड सारी चीजें कर पाएंगे आप अपने एग्जाम्स में। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो होते हैं वो ये होते हैं, ये सारे ही मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग्स बनाते हैं। इनमें बेसिकली आपको देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और उसके बाद छोटे छोटे जो पॉली ये PAN, ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूएंट है O3, ओजोन का, ठीक बात है। फिर उसके बाद आप यहां से देख सकते हैं कि ये तीनों किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर ओजोन का और PANs, ये मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, पहला वाला ऑप्शन हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, फिर से BOD वैल्यू आ गई। आपको ये BOD वैल्यू दी हुई है कि 3 सैंपल है आपके पास, A, B एंड C और D, 4 सैंपल है, सॉरी, और आपको बताने हैं कि 4 वाटर सैंपल हैज BOD लेवल्स, द मोस्ट पॉल्यूटेड ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर इज, या फिर ऑर्गेनिक वाटर जो भी है, ठीक है, आपको BOD वैल्यू से रिलेटेड बताना है ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं अभी हमने डिस्कस किया था वही पैराग्राफ 413 पेज नंबर पे, एनसीईआरटी 415 पेज नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज नॉट अ पेस्टिसाइड। अभी मैंने बात किया था कि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के बारे में आपको उनके एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीज हो गई। और फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पॉल्यूटेड एयर, SO2 is also a major contributor to acid rain, the correct option regarding this, ठीक है। तो इससे रिगार्ड आप एसिड रेन की बात हो रही है, एसिड रेन आपको ये चीजें हैं आप देख सकते हैं। ये तो मैंने एक इंटरेस्टिंग सा फिगर एनसीईआरटी से उठाया, बाकी आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको एसिड रेन से रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस कितने डायरेक्टली क्वेश्चंस है। पैराग्राफ रीडिंग मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, आप रीडिंग एक बार लगा लोगे एनसीईआरटी के इन छोटे छोटे चैप्टर्स की, क्योंकि ये चैप्टर ये वाला पर्टिकुलरली इतना इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीजें हैं। हम लोग को जो बचपन से बताया जाता है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, या फिर पानी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पानी को क्लीन करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग वगैरह यूज़ करते हैं, किस तरह के पानी में कौन से सॉल्ट्स नेसेसरी हैं, कौन से अननेसेसरी हैं। तो इस वजह से ये सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर मिलती है, इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। तो आई होप कि आप पढ़ेंगे और आपसे ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो पाएंगे, अगर आपसे पिछले अटेम्प्ट में नहीं हो पाए हैं, और आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है। एंड हर बार की तरह अगले अटेम्प्ट के लिए ऑल द बेस्ट।